दोस्तों नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी मेरे एक दोस्त ने पूना से भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी काफ़ी समय बाद बाहर घूमने निकले थे। पेशे से हम दोनों डॉक्टर हैं, तो काम की व्यस्तता के कारण काफ़ी दिनों से कोई ब्रेक नहीं लिया था। सच में उस दिन मेरी पत्नी शालिनी बहुत खुश दिख रही थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने खंडाला के एक पुराने बंगले में प्लानिंग की थी, ताकि सिर्फ मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सकें और इस हसीन जिंदगी में कुछ खूबसूरत यादें बना सकें। हम मुंबई से शाम 4 बजे निकले थे। मुंबई से खंडाला हाईवे पर पुराने नगमे गुनगुनाते हुए हम दोनों बड़ी खुशी से पुराने बंगले पर छुट्टियां में क्या क्या करेंगे ये प्लानिंग कर रहे थे। पुराना बंगला घाटी के निचले हिस्से में था, इसलिए हमें जंगल वाले वीरान इलाके से जाना पड़ा था। रास्ते में एक मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, पुराना बंगला 25 किलोमीटर आगे है, और वही हमारी मंजिल थी। मैंने शालिनी को बोर्ड दिखाया। वह बोली, ये क्या प्रमोद बाबू, तुमने कौन से जंगल में वेकेशन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी। मुझे तो अब भूख भी लग रही है। मैंने कहा, सब्र रखो मेरी जान, तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में बंगला तो नहीं बनाएगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे, तभी हमें सामने से एक बीड़ी पीती हुई अधेड़ उम्र की औरत आती दिखाई दी। वह हमारी ही तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, मानो उसे जो चाहिए वो मिल गया हो। शालिनी मजाक में बोली, देखो तुम्हारी पुणे वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही हैं। मैंने भी कह दिया, मेरी नहीं, वह तुम्हारी मुंबई वाली काकी है, जो छुप छुप कर घर के दरवाजे खिड़की बंद करके सिगरेट फूंकती हैं। इस बात पर हम दोनों एक साथ खूब हंस पड़े। हमारी गाड़ी बहुत आगे आ चुकी थी। अचानक वह बीड़ी पीने वाली औरत हमें फिर से दिखाई पड़ी। शालिनी बोली, प्रमोद बाबू देखो, वह बीड़ी पीने वाली औरत इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई? उसे देखकर मुझे लगा ये कोई दूसरी औरत होगी, और मैं गाड़ी चलाते रहा। लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब तीसरी बार हम दोनों ने उसी औरत को सामने से आते देखा। मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर थे जहां से हमने सफ़र शुरू किया था। ऐसा लगा कि हम कहीं गए ही नहीं, गाड़ी उसी मोड़ पर ही खड़ी थी। फिर जब हम उस औरत की तरफ मुड़े, तब वो वहाँ नहीं थी, लेकिन जमीन पर आधी जलती हुई बीड़ी देखकर शालिनी भूत प्रेत के डर से कांपने लगी, और मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यू टर्न मार के गाड़ी पीछे की ओर भगा दी। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब भी आती है जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। मैं तेजी से गाड़ी भगा रहा था। शालिनी को डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी अचानक हमारी गाड़ी धक्के खाकर बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनट खोल के चेक करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलानी चाहिए, पर ना मेरे मोबाइल में सिग्नल था, न शालिनी के। तभी वहाँ पर लालटेन हाथ में लिए एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उससे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे एक कॉल करनी है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हमें मदद बुलानी थी। बाबा बोले, बेटा
मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर यहीं पास में ही है, चाहो तो तुम वहाँ चल के मेरे लैंडलाइन से फ़ोन कर लो। मेरे पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, तो मैं और शालिनी पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। झाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में कुछ 10 मिनट में हम उनके घर पहुंच गए। शालिनी ने मेरे कान में धीरे से कहा, ये मुझे कोई भूतिया बंगला जैसा लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना पुरानी हवेली और भूतों वाली कहानियाँ। यह सुनते ही वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। फिर मैं चुप हो गया। बाबा ने घर का दरवाज़ा खोला और हम तीनों अंदर चले गए। अंदर धुप अंधेरा था। बाबा बोले, अरे बेटा, लगता है लाइट चली गई है। फ़ोन सामने वाले कमरे में है, तुम जाकर थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फ़ोन चालू हो जाएगा, फिर तुम जिसे चाहो कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और शालिनी उस कमरे में चले गए, लाइट आने का इंतज़ार करने लगे। आधा घंटा बीत गया पर लाइट नहीं आई। मैं शालिनी के हैंडबैग में से छोटी टार्च निकाली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज़ दी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त मेरी टॉर्च का फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गया और उसे देख के डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जोर से आवाज़ लगाकर शालिनी को बुलाया और वह तस्वीर दिखाई। उसे देख के उसकी आवाज़ भी गले में ही अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जो हमें उस घर में लेकर आया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूलों का हार सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे और उस पर तारीख 23 साल पुरानी लिखी थी, यानी कि उस बूढ़े को मर के 23 साल गुजर चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे ही थे, पर तभी दरवाज़ा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने में पूरी ताकत लगा दी, पर सब बेकार और हम उस भूतिया घर में कैद हो गए। शालिनी मेरे सीने से लग के रोने लगी। डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, पर बुरा होना अभी भी बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थीं, जैसे कि कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वह खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून ना हो। शालिनी और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते जमीन पर बैठे हुए थे। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी और शायद वहाँ पर जो कोई भी था वह भी टॉर्च खत्म होने का ही इंतज़ार कर रहा था। हमारे सामने रखी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि उस पर कोई बैठा हो। हमारी निगाहें भी उसी कुर्सी पर थीं। अब तक कमरे में सिर्फ 2 लोगों के सांसों के चलने की आवाज़ आ रही थी, एक मेरी और एक शालिनी की। थोड़ी देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में नरक जैसा अंधेरा छा गया और फिर मुझे शालिनी की आवाज़ आई, उठो प्रमोद बाबू, जल्दी उठो, पुराना बंगला आ गया है। मेरी आँख खुली तब मैं कार की पिछली सीट पर सो रहा था और तब मुझे पता चला कि यह सब एक भयानक सपना था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।